आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरशद अली। आज की वीडियो में हम गंदम के पैदावारी प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। इस तर्ज का मुनफरद एक वाहिद प्रोग्राम जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, दिलचस्प है और कोशिश की गई है कि तस्वीर के ज़रिए से इसे आसान सहल किया जाए ताकि हमारे आम कम पढ़े लिखे फार्मर इससे अच्छे से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो एक चार्ट रखता हूँ आपके सामने, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें वो तमाम ज़रूरी एलिमेंट्स जो एक पौधे के लिए चाहिए होते हैं, एक अच्छी पैदावार के लिए, वो शामिल हैं। इस चार्ट को आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें। एक हिस्से में खादें हैं और दूसरे हिस्से में बायो ऑर्गेनिज्म, पीजीआर, ऑर्गेनिक मैटर, इस टाइप की चीज़ें हैं। हमारा जो फर्टिलाइज़र प्लान है जो हम तरतीब दे रहे हैं वो बहुत सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम खादों की क्वांटिटी बहुत कम बताएंगे। आप अपनी हैसियत के एतबार से इनको ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि एक नाइट्रोफास डाल लें काफ़ी है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप 2 डाल लें, 3 डाल लें। हम अगर आधा बैग डीएपी डलवा रहे हैं तो आप पूरा कर लें, 1.5 कर लें। तो आप अपनी ज़रूरत के एतबार से या अपने माइंड सेटअप के एतबार से, अपनी हैसियत के एतबार से खादों की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मज़ीद अच्छा प्लान तैयार कर सकते हैं। इनमें अहम तरीन एलिमेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम है। ये मेजर खादें हैं, पौधे की ज़्यादा ज़रूरत है इनको। उसके बाद सेकेंडरी एलिमेंट हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र। अब इनकी भी ज़रूरत आम है क्योंकि इनके बगैर भी अच्छी पैदावार नहीं ली जा सकती। ज़मीन के स्ट्रक्चर को देखते हुए ये आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता है पिछले सालों से सल्फ़र और मैग्नीशियम का खासा इस्तेमाल बढ़ गया है। अब तीसरे नंबर पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिस तरह के आयरन है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम, निकल, इस तरह की ये तमाम छोटे एलिमेंट हैं। अब पौधे को इनकी ज़रूरत तो होती है, वो अलग बात कि ये थोड़े चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए ज़रूर होते हैं। हम देखते हैं जब हमारी फसल शगुफ़ा साजी पे होती है या हमारी फसल जब गोब की हालत पे होती है तो पत्तों के ऊपर कुछ सिम्टम्स आते हैं। कभी नोकें जलना शुरू हो जाती हैं, कभी पत्ते बल खाना शुरू हो जाते हैं, कभी पत्तों के ऊपर शीरिंग के से सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, कभी इनके ऊपर लाइनें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हमारी फसल के पत्तों पे देखे जाते हैं। एक्चुअली ये सारी चीज़ें डेफिशिएंसीज में आती हैं, यानी खुराकी अज्जा की कमी में आती हैं। तो एक्चुअली ये जो छोटे एलिमेंट होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उनकी कमी के सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए ये चीज़ें डालना ज़रूरी होती हैं। दूसरे हिस्से पे हम गौर करें, इनमें बायो फर्टिलाइज़र शामिल है, नामियाती मादा शामिल है और पीजीपीआर। ठीक है, मतलब हम चूंकि खादें कम डाल रहे हैं, जो मेजर खादें हैं, यानी फास्फोरस कम डाल रहे हैं, जो नाइट्रोजन है यानी यूरिया कम डाल रहे हैं, पोटाश कम डाल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ हो जो इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाए, इन खादों की इफादियत को बढ़ाए, ज़मीन के फिज़िकल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे, ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाए, खादों की दस्तयाबी को बढ़ाए, खादों के ज़िया को रोके। ये सारी चीज़ें चूँकि एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और लाजमी हिस्सा होती हैं, तो इसलिए इनका तज़किरा करना भी ज़रूरी है। इसमें हम कुछ राइज़ोबैक्टीरियाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब राइज़ोबैक्टीरिया का मतलब होता है ऐसे मुफीद बैक्टीरियाज़ जो पौधे की जड़ों में अपनी कॉलोनियाँ रखते हैं और जो खादें हम डालते हैं उनको दस्तयाब करवाने के लिए, उनके फॉर्म तब्दील करने के लिए अहम होते हैं। तो इनमें एक तो पीएसबी जो फास्फेट को सॉल्युबलाइज करता है, यानी डीएपी को घोल बनाता है, एक जेडएसबी जो जिंक को सॉल्युबलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक केएसबी जो पोटाश को सॉल्युबलाइज करते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिस तरह के एज़ोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेयर से भी नाइट्रोजन को जम करते हैं और हमारी ज़मीन में जो हम नाइट्रोजन डाल रहे हैं उसको होल्डिंग पे रखते हैं और जड़ों में
ठहरा के रखते हैं ताकि पौधे को ज़रूरत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन रिलीज की जाए और पौधे की ज़रूरत का ख्याल किया जाए। इसके नतीजे में जो हमारा पौधा होता है वो अच्छी शगुफ़ा साजी करता है और अच्छे जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो अच्छा करता है। इन सारी चीज़ों को डेवलप करने के लिए या ज़्यादा एक्टिव करने के लिए कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जिस तरह के ऑर्गेनिक मैटर है, नामियाती मादा है, कार्बनिक खादें हैं, जिस तरह हम होमिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, फॉल्विक एसिड है जो पौधे की जड़ों के लिए अच्छा वर्क करता है, ख़ास तौर पे मौसमी स्ट्रेस से महफूज रखने के लिए। जैसा कि अब आगे सर्दियाँ आती हैं तो पौधे हमारे स्टंट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, तो बिलाशुबा पौधों को रुकना चाहिए, लेकिन इसकी भी दो तरह की नोयत होती है। एक कुली तौर पे पौधे रुक जाते हैं, उनके अंदर की बाहर की एक्टिविटी फ्रीज हो जाती है। हम चाहते हैं कि पौधों को ऊपर से रुकना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पौधे के अंदर की एक्टिविटीज को जारी रहना चाहिए। अगर पौधे के अंदर की एक्टिविटीज जारी रहती हैं और ऊपर से पौधा बढ़ना रुक जाता है तो फिर पौधा शगुफा साजी बहुत ज्यादा निकालता है। इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पौधा कुली तौर पर रुक जाए। तो इसके लिए फॉल्विक एसिड का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि फॉल्विक एसिड एक तो जड़ों की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा काम करता है, जड़ों की एक्टिविटी के लिए, रूट हेयर्स के लिए, खादों को अपटेक करवाने के लिए और जड़ों को एनर्जी फ्राहम करने के लिए इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमने अपने प्लान का हिस्सा रखी हैं। अब फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं देखें, ऑक्सन है, साइटोकिनिन है, जिब्रेलिन है और इसी तरह एब्सिसिक एसिड, निफ्थाइलिक एसिड, IBA, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर भी हैं, यानी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं और रोकते भी हैं। ठीक है, ये ज़रूरत के मुताबिक अपनी तादाद को बढ़ा लेते हैं। अब ज़रूरत है पौधे की बढ़ोतरी के लिए तो प्रमोटर काम करेंगे, अब ज़रूरत है पौधे की ग्रोथ को रुकने के लिए तो इनहिबिटर काम करेंगे। तो एक वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें तफसील के साथ बताई हैं कि हमारे साथ बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको ये हार्मोन्स क्लियर करते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में ज़्यादा रकबा ऐसा है जिनमें ड्रेन सिस्टम ख़राब है, पानी खड़ा हो जाता है और हमारी जो गंदम की फसल है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड हार्मोन इंतहाई अच्छा रोल अदा करता है, वो पौधे की ग्रोथ को रोक लेता है, जिससे आर्जी तौर के लिए पौधे की ग्रोथ जरूर रुक जाती है लेकिन वो मरते नहीं हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जिंदा रहेंगे तो फिर इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारे बारानी इलाका जाते हैं, अगर बारिश हाथ खींच जाए तो पानी की डेफिशिएंसी होती है, पानी की कमी से भी पौधे मुरझा के मरना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन में भी ये हार्मोन्स पौधों की ग्रोथ को रोक के पौधों को बचा लेते हैं। तो ये कुदरत के निज़ाम है जो ये हार्मोन्स हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये माइक्रोब्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं जो हमारी ज़मीन में ऑलरेडी भी पाए जाते हैं और ये नेचर का हिस्सा है। उसके अलावा ये DAP को या फास्फोरस को सॉल्युबलाइज करने का काम करते हैं, यानी कि हमारी ज़मीनों में हम कई सालों से DAP डाल रहे हैं, वो उसका 80% तो वैसे ही फिक्स हो जाता है और कुछ हिस्सा अवेलेबल होता है और वो भी स्लो रिलीज है, बहुत देर तक अवेलेबल होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो अगर इसको कुछ बैक्टीरिया सॉल्युबलाइज करते हैं और पौधों के लिए अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो इसकी फिक्सिंग कम होगी, खाद का ज़िया कम होगा और दूसरे नंबर पे ज़्यादा अवेलेबल होगी पौधे के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इससे हमारी खादों की बचत हो सकती है कि हम डालें ही कम लेकिन साथ में ये चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि हमारी खादों की अफादियत बढ़ती चली जाए और हमारी जो क्वांटिटी है खादों की वो कम होती चली जाए, हमारे पैसे की बचत हो सके। तीसरा इनका काम यह है कि ये पौधे में न्यूट्रिएंट अपटेक को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि पौधे में जो खादों को उठाने की, खादों को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, जिससे खादें कम ज़ाया होती हैं और थोड़ी खादें डालने से अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ये बड़ा अहम पॉइंट है।
उसके बाद ये प्लांट की ग्रोथ के या प्लांट की फिटनेस के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा भी ये पौधे में डिजीज रेसिस्टेंस का काम करते हैं, यानी कि पौधे के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए मावन है कि हमारा पौधा जो बीमारियों से लड़ रहा होता है तो उसमें मददगार होते हैं। अगर माइक्रोब्स की क्वांटिटी अच्छी हो ज़मीन में तो हमारे पौधे बीमार नहीं होते हैं, ये बात ज़हन में रखें। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज का बड़ा अहम रोल है। मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये एक तो एटमॉस्फेयर से एंडोफॉर्म जो नाइट्रोजन का पौधे के लिए अवेलेबल नहीं होता, इसको अवेलेबल फॉर्म में लाते हैं और ज़मीन में जो हम खादें डाल रहे हैं इसको नाइट्रेट में तब्दील करते हैं ताकि पौधा उठाए। उसके अलावा भी ये इसको अमाइनो एसिड्स में तब्दील करते हैं, प्रोटीन्स में तब्दील करते हैं और हार्मोन्स में तब्दील करते हैं। ये सारी चीज़ें एक पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। तो अगर हमारी खादें इन बैक्टीरियाज के साथ रिएक्ट करेंगी तो ये सारे फॉर्म तैयार होंगे और पौधे की ज़रूरत पूरी होगी, तो ये ज़रूरी है। इसके अलावा ये पौधे को स्ट्रेस में नहीं रहने देते। जिस तरह आप सर्दी का स्ट्रेस आएगा हमारे फसल के लिए, तो आपको पता है कि बहुत सारे फार्मर बहुत सारा स्प्रे कर रहे होते हैं सिर्फ पौधों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो ये अगर ऑलरेडी हमारी ज़मीन में अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे तो हमें इन स्प्रेस की ज़रूरत नहीं होगी, हमारे पौधे स्ट्रेस में आते ही नहीं हैं। तो ये एक मुख्तसर तारुफ मैंने माइक्रोब्स, पीजीपीआर के हवाले से दिया है। तो इनको ज़िंदा रखने के लिए जो अहम तरीन जुज़्व हैं वो नामियाती मादा है। आप चाहें तो तैयार शुदा फॉर्म डालें, रूढ़ियाँ डालें, यानी कि डाला करें, और कुछ भी नहीं है तो आप कार्बनिक खाद जिस तरह के होमिक एसिड है ये डालें, फोलिक एसिड का साथ है तो फिर बहुत परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, किन प्रोडक्ट्स में पाई जाती हैं, ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी। तो मैं चूँकि किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा, इसलिए आप व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझसे इन सारे प्रोडक्ट्स के हवाले से मालूमात ले सकते हैं, या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनका हिस्सा बन जाइएगा। आप वहाँ पे डेली बेसिस पे इनके मुताल्लिक बातें होती हैं, लोग पूछते हैं, तो आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। अब हम बात करेंगे वीड प्लांट के स्टेजेस के हवाले से। देखिए, एक चार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसमें बेसिकली तो दो ही स्टेजेस होती हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज है और एक रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की स्टेज है। वेजिटेटिव ग्रोथ में फसल की बढ़ोतरी होती है और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में फसल की फ्रूट सेटिंग का मामला देखा जाता है। अब ये दोनों ही स्टेजेस मेजर हैं, इनमें फिर छोटी छोटी स्टेजेस हैं। मिसाल के तौर पे आप वेजिटेटिव ग्रोथ को ले लें। वेजिटेटिव ग्रोथ में एक तो सीडलिंग है जब हम काश्त कर रहे होते हैं, और टेलरिंग स्टेज भी इसी वेजिटेटिव ग्रोथ का हिस्सा है। और आगे चल के एक स्टेज आती है पेनिकल इनिशिएशन स्टेज। ये एक ऐसी स्टेज है जहां पे पौधा मिडल में पहुंचता है, इसके बाद मेजर स्टेज तब्दील हो जाती है, यानी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का टाइम शुरू हो जाता है। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी छोटी छोटी स्टेजेस हैं, जिस तरह के बूटिंग स्टेज जो हमारी गोब की हालत है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में शामिल है। हेडिंग स्टेज जहां सिट्टा डिलीवर होता है वो हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में शामिल है। मिल्किंग स्टेज भी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में शामिल है। मैच्योरिटी की स्टेज भी इसी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में शामिल है। बल्कि जो मिल्किंग स्टेज है ये भी दो स्टेजेस में शामिल है, यानी सॉफ्ट डफ स्टेज और हार्ड डफ स्टेज, यानी कि ऐसी हालत जब दूध कच्ची हालत में है और ऐसी हालत जब दूध पुख्ता हालत में है। ये भी दो अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो ये पौधे की बेसिकली तो बहुत सारी स्टेजेस हैं, लेकिन मेजर दो ही हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। तो ये हम दो ही को रीड करेंगे और इसी एतबार से हमने खादों की तकसीम भी करनी है और पौधे के स्टेजेस को समझना है। अब खादों की वंड की बात मैं मुख्तसर सी कर लूं। वेजिटेटिव ग्रोथ चूंकि बढ़ोतरी की ग्रोथ है, तो इसमें हमारे दो एलिमेंट बड़े अहम हैं, एक फास्फोरस और एक नाइट्रोजन। इसी में कंप्लीट करना है हमने, यानी कि फास्फोरस चूंकि फंडिशन की खाद है, बेस तैयार करती है पौधे की,
यानी कि पौधे का मुड मजबूत होगा, जड़ें अच्छी बड़ी मजबूत होंगी, तने मोटे और ठोस मजबूत होंगे, तो इसका मतलब हमारे पौधे की जो फंडिशन है वो बहुत अच्छा तैयार हुआ। अगली जो हालात हैं पौधे के वो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। तो ये सारे काम फास्फोर्स करता है। इसलिए फास्फोर्स को हम वेजिटेटिव ग्रोथ के पहले मरहले में इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक पॉइंट आता है सीडलिंग का, जब हम आप काश्त कर रहे होते हैं वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा नंबर है फर्स्ट इरिगेशन का, जब पहला पानी लगाते हैं। तो ये दो अहम तरीन पॉइंट हैं फास्फोर्स को इस्तेमाल करने के। क्योंकि फास्फोर्स फंडिशन की खाद होने के साथ साथ फ्रूटिंग के लिए भी इंतहाई अहम है। इसका बहुत कलील सा हिस्सा ऐसे फॉर्म में जो जल्दी अवेलेबल हो आप बूटिंग स्टेज पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए ऑप्शन होता है। अब चूंकि जब हमारा पौधा सीडलिंग के बाद टेलरिंग तक पहुंचता है, तो टेलरिंग से लेके पैनिकल इनिशिएशन स्टेज तक का तकरीबन 1 माह का अरसा, ये कुछ दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, 1 माह का अरसा ऐसा है जब हमारे पौधे ने शगुफे भी निकालने हैं और अपनी हाइट भी इंक्रीज करनी है। ये अहम तरीन पॉइंट है। यहां पे नाइट्रोजन का अच्छा रोल होता है और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बड़ा अच्छा रोल होता है। यानी कि जो चार्ट मैंने दिखाया है, इनमें जो मेजर खादें, इनमें से जो नाइट्रोजन है ये, और साथ में हमारे दूसरे प्राइमरी और सेकेंडरी एलिमेंट हैं, ये इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। तो यानी कि मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर डाल रहे हैं वो भी यहाँ पे डालेंगे, और नाइट्रोजन डाल रहे हैं वो भी यहीं पे डालेंगे। तो नाइट्रोजन कोशिश कीजिएगा कि हम इसको पैनिकल इनिशिएशन स्टेज से पहले पहले कवर कर लें। उसके बाद ये मजीद शगुफा साजी करता रहता है, जो पौधे की स्किल्स को तकसीम करता है खाम खां। हालांकि इनमें फल वगैरह तो नहीं लगता, लेकिन पौधे की स्किल्स को तकसीम करके ग़िज़ाई ज़रूरत को बढ़ाता है। इसलिए आप नाइट्रोजन पैनिकल इनिशिएशन स्टेज से पहले पहले ही कवर करें। उसके बाद पोटाशियम का काम शुरू हो जाता है। आप चाहें तो पैनिकल इनिशिएशन स्टेज पे ही पोटाश शुरू कर लें, और चाहे तो गोब की हालत पे जाके कर लें। तो बेसिकली जो एक दौरानिया है सीडलिंग से लेके बूटिंग स्टेज तक, ये वो दौरानिया है जहां पे हमने खादें इस्तेमाल करनी है। बूटिंग स्टेज के बाद जो पानी के साथ डालने वाली खादें हैं उनका काम खत्म हो जाता है। फिर आप अगर आर्जी तौर के लिए आप कुछ देना चाहते हैं खुराक के तौर पे, तो आप फॉलियर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पानी के साथ कोई खाद नहीं डाली जाएगी। इसमें अब जो दूसरा हिस्सा है हमारे चार्ट का, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर कुछ पीजीआर हैं, माइक्रोब्स हैं, या इसमें होमिक एसिड, फॉल्विक एसिड है, इस टाइप की अगर चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये भी आपको शुरुआती हिस्से में, यानी कि या तो आप काश्त के दौरान डालें या आप पहले पानी के साथ डालें। तो ये एक स्केच है जिसे आप समझ लें, तो फिर खादों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखें, अभी स्टेजेस के एतबार से कुछ अहम तरीन चीजें हैं, जिस तरह के हमारे एक टॉपिक है कि पहला पानी कब लगना चाहिए, दूसरा पानी कब लगना चाहिए। आप एक तस्वीर को देखें, हमने सीड बो दिया और ये जर्मिनेट पॉइंट पे आके जर्मिनेट होगा। उसके बाद एक पत्ता बाहर आता है, फिर ये 2 पत्ते हो जाते हैं, फिर ये 3 पत्ते हो जाते हैं, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, ये 18 दिन से लेके 35 दिन में जमीन के एतबार से, मौसमी एतबार से, टेम्परेचर के एतबार से अलग अलग हो सकता है ये दौरानिया। लेकिन वो पॉइंट ये है कि 4 से 5 पत्ते होते हैं पौधे के ऊपर, और इसकी जो पहली मुड होता है जहां पे बीज होता है, उसके ऊपर आके एक नया मुड बनता है, वहां पे रूट्स नए निकलते हैं, उनको क्राउन रूट कहते हैं। इसी दौरान आपको किसी एक पत्ते में, जो सबसे नीचे वाला पत्ता होता है, वहां से एक नया शगुफा निकलता हुआ भी महसूस होता है। तो ये एक्चुअल एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी फसल पहला पानी मांग रही है।
अगर यहाँ पे आप खादें डालते हैं और साथ पानी लगाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करवा सकते हैं अपनी फसल को। अब दूसरा जो पानी का पॉइंट है वो ये है कि जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज होती है, यानी कि जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि ये एक शगुफा निकाल रही होती है, क्राउन रूट निकाल रही होती है। यहाँ के बाद चूंकि फसल ने मजीद शगुफे निकालने हैं और मजीद अपनी बढ़ोतरी, अपनी हाइट को इंक्रीज करना होता है, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आता है 50-60 दिन के राउंड अबाउट कि आपकी फसल तकरीबन अपनी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट कर लेती है। यानी कि ये सादा जुबान में समझाऊं तो आप जब अपनी फसल में दाखिल होते हैं तो आपके गोडे के ऊपर का साइज होता है तकरीबन ये, ठीक है। जमीन कमजोर और इस तरह की सिचुएशन होने की वजह से ये कद ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन मैंने एक आम सी जुबान में समझाने की कोशिश की कि आपके गोडों के बराबर या इससे ऊपर आपकी फसल आ जाए तो इसकी हाइट मुकम्मल हो जाती है। लेकिन बाकी जो इसकी हाइट है वो तो सिटे का साइज भी देखा जाता है और वो स्ट्रॉ, वो स्टिक जिसके ऊपर सिटा लगा होता है वो बढ़ता है। वो फिर तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट तक आपके पौधे की हाइट को लेके चलता है, तब ये जाके 4-4.25 फुट के ऊपर हाइट पहुंचती है। तो आम तौर पे पौधे की जो वेजिटेटिव हाइट है वो तकरीबन आपके गोडे के बराबर या इससे कुछ ऊपर होती है। वो एक्चुअल वो पॉइंट है जो 50 से 60 दिन पे आता है, जिसे हम पेनिकल इनिशिएशन स्टेज कहते हैं। यानी तने के अंदर सिट्टे का निशान बनना शुरू हो जाता है, या आप समझ लें कि आपका जो तना है या पौधा है वो गाभन हो चुका। तो यहाँ के बाद फ्रूटिंग बढ़ती है और सिट्टा अपना साइज इंक्रीज करता है और आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गर्दन के नजदीक पहुंचता है। वहां से गर्दन फूली हुई महसूस होती है, बाहर निकलने की कंडीशन जाहिर करता है, तो वो गोब की हालत होती है जिसे हम बूटिंग स्टेज कहते हैं। तो ये भी तकरीबन 1 माह का अरसा लग जाता है इस स्टेज को भी। तो जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज है जहां पे हमारा पौधा अपनी हाइट कंप्लीट करता है, वहां पे दूसरे पानी का बेहतरीन टाइम होता है जहां पे आपने पानी लगाना होता है। तो देखें, खादों के एतबार से अगर मैं बात करूं कि खादों की तरतीब हमने अब कैसे लगानी है, मामलात को समझने की जरूरत है कि तस्वीर में आप देख रहे हैं सीड, और सीड को जड़ें नहीं होती, बीज को जड़ें नहीं होती। तो हम चूंकि बेसल में खाद डालते हैं, डीएपी, पोटाश और भी काफी सारी चीजें डालते हैं, तो जब तक बीज को जड़ें नहीं हैं तो बीज तो खाद नहीं उठा पाएगा। तो बीज की अपनी फूड स्टोरेज होती है। गंदम का बीज तकरीबन 14, 15, 16 दिन तक भी अपनी अंदर की फूड स्टोरेज के ऊपर गुजारा कर लेता है और ये 2 से 3 पत्ते की हालत को पहुंच लेता है। वहां तक ये अपने अंदर की जो फूड स्टोरेज है उसको ही इस्तेमाल करता है। उसके बाद जो कमजोर जमीनें हैं, इंतहाई कमजोर जमीनें हैं, वहां पे फसल पे कुछ स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। आम तौर पे मैक्सिमम जमीनों में नहीं देखने को मिलता। फिर 23-24 दिन पे पहले पानी का टाइम शुरू हो जाता है, तो वहां पे हमने चूंकि खादें डाल देनी होती हैं, तो फिर मामलात वहां से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं, पौधे की ग़िज़ाई ज़रूरत फिर पूरी हो जाती है। अब जो खादें हम बेसल में डालते हैं, अब खादें हमेशा उस टाइम पे मिलना शुरू होती हैं जब उनको पानी मिलता है। पानी के बगैर खादें नहीं मिलती। तो पानी तो हमने देना फर्स्ट एरिगेशन पे, इसका मतलब जो हमने बेसल में खादें डाली हैं वो भी वहीं पे जाके मिलना शुरू होंगी। तो फिर बेसल में हम खादें क्यों डालते हैं? इसका मकसद ये होता है कि ऐसे फॉर्म जो कम सालुबल हों और देर तक पौधे के लिए रिलीज होते रहें, वो जमीन में दबे रहें, तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। माहिरीन की नजर में डीएपी एक ऐसी खाद है जो हम बेसल में डालते हैं, लेकिन ये तकरीबन 70 से 80 दिनों तक भी पौधे को रिलीज होती रहती है। तो लॉन्ग टाइम के लिए पौधे की न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करती है, तो इसलिए ये बेसल में डाल दी जाती है। फर्ज कर लें हम इस थ्योरी को अलग करते हैं और खर्चे को मैनेज करने के लिए हम डालते ही नहीं है, तो फिर भी काम चल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे खाद को आधा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक नाइट्रोफास डाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर सिर्फ होमिक एसिड या नामियाती मादे के थैले ही डाल लें तब भी ठीक है, और अगर आप कुछ भी नहीं डालते हैं ये तब भी ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके सामने अब ये 2
तरह की खादें हैं, फास्फोर्स के ही सोर्स हैं, जिस तरह डीएपी और एमएपी। ये है तो बेसिकली फास्फोर्स ही है, लेकिन इनके फॉर्म अलग हैं। जो डीएपी है ये स्लो रिलीज होगा और देर तक मिलेगा, एमएपी फिल फॉर रिलीज होगा लेकिन थोड़े टाइम के लिए मिलेगा। आप चाहते हैं कि हमारे पौधे को ज्यादा देर तक फास्फोर्स दस्तयाब हो, तो फिर डीएपी डाल लें, आहिस्ता आहिस्ता देर तक रिलीज होगा। यही सिचुएशन रखने के लिए आप एमएपी को थोड़ा थोड़ा बार बार डाल लें। बात तो फिर भी वही है कि ज्यादा देर तक पौधे को हम फास्फोरस अवेलेबल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब कुछ नाइट्रोजन के फॉर्म है। आप अगर अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं स्लो रिलीज होगा, आप कैन ग्वारा इस्तेमाल करते हैं स्लो रिलीज होगा, आप अगर जबरदस्त यूरिया करते हैं, नीम कोटेड यूरिया करते हैं स्लो रिलीज होगा, आप यूरिया डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं ये जल्दी रिलीज होगा और कम अरसे के लिए होगा। तो आप ऐसे फॉर्म की पहचान करके अगर बेसल में डाल रहे हैं तो फिर स्लो रिलीज की तरफ आ जाएं, और अगर जल्दी के लिए डाल रहे हैं तो आप फास्ट रिलीज की तरफ आ जाएं जो 100% सॉल्युबल हैं। तो मकसद बात करने का यह है कि अगर आप बेसल में नहीं डाल सके हैं खादें, तो फिर आप पहले पानी पे ऐसे फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जो फौरन अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अहम तरीन पॉइंट भी यही है कि जो फर्स्ट एरिगेशन है वहां पे चूंकि पौधा शगुफा साजी बढ़ाता है, पौधे की ग़िज़ाई जरूरत पड़ती है। बूटिंग स्टेज पे पौधा चूंकि सिटा डिलीवर करता है, पौधे के अपने लिए भी खुराक की जरूरत है, अपने फल के लिए भी खुराक की जरूरत है, तो उसकी वहां भी खुराक की जरूरत पड़ती है। तो ये दो पॉइंट अहम तरीन है, यानी कि जो टेलरिंग स्टेज है और बूटिंग स्टेज है, यहाँ पे खास तौर पे फर्टिलाइजर को फोकस करें, और यहाँ पे हमेशा वो फार्म ही इस्तेमाल होंगे जो 100% सॉल्युबल हैं, जो रातों रात दस्तयाब हो जाएं, अच्छे यहाँ पे यही रहेंगे। तो इस तरीके से आप खादों की सिलेक्शन करके मामलात को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं इसकी तरतीब के हवाले से। अब सीडलिंग से लेके बूटिंग स्टेज तक का जो दौरानिया है, इसको मुख्तस करें खादों के लिए। हेडिंग स्टेज जब शुरू हो जाए, जब सिट्टा डिलीवर होना शुरू हो जाए, फिर आपने खाद नहीं डालनी, फिर आप सिर्फ स्प्रे के जरिए कुछ करना चाहें तो कर सकेंगे। तो जब हम काश्त करते हैं फसल को, वहां पे आप आधा बैग डीएपी डाल लें। अगर आपकी जमीनों के लिए सुटेबल नहीं है तो आप नाइट्रोफास का एक बैग डाल लें। अफोर्डेबल है तो 2-3 भी डाल सकते हैं। चूंकि हम आम फार्मर के लिए ये प्लान बना रहे हैं तो आप एक नाइट्रोफास डालें काफी है। अगर ये भी अफोर्डेबल नहीं है तो नामियाती मादे का एक थैला डाल लें। अगर वो भी आप अफोर्डेबल नहीं है तो होमिक एसिड का एक थैला डाल लें। अगर वो भी अफोर्डेबल नहीं है तो आप कुछ भी ना डालें, आप जस्ट बीज का छटा करके बिजाई करें और अल्लाह को याद करें। फर्स्ट एरीगेशन पे फिर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, फर्स्ट एरीगेशन कब करनी है वो मैंने आपको बता दी है कि पौधे की एक ऐसी स्टेज आती है जब पहले पत्ते के नीचे से एक शगुफा जाहिर हो जाता है। पौधे को खाड़ के देखें तो पहले मुड के ऊपर से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, जो एक्चुअल जड़ें होती हैं पौधे की। तो पहले पानी का टाइम शुरू है। यहाँ पे आपने क्या करना होता है कि एक तो नाइट्रोफास डालना है पूरा बैग। अगर आपने बिल्कुल खाद नहीं दी तो एक पूरा बैग नाइट्रोफास डालें, और इसके साथ में आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को शामिल करें। इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मैंने आपको पहले भी बताया कि सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरान, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि सल्फेट फॉर्म एडजस्ट कर लें, या फिर आप ऐसे प्रोडक्ट की तलाश करें जो चलेट हालत में हो, फौरी अवेलेबल हो। तो इस तरह, चूंकि मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं करूंगा, आपको अगर इस तरह को प्रोडक्ट की मालूमात चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली भी राब्ता करके इनकी मालूमात ले सकते हैं। अच्छा, वो आपने फास्फोर्स, तो आपने नाइट्रोफास और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छट्टे के जरिए से दे के पानी लगाना है। अब आपकी जमीन पे दो तरह की सूरत हाल होंगी। नंबर एक, हो सकता है कि आपकी जमीन जल्दी पानी पी लेती है लेकिन इसके बाद भी फसल पीली हो जाती है। एक ये सूरत हाल है कि आपकी जमीन जल्दी पानी भी नहीं पीती और फसल भी पीली कर देती है। आपने ठीक 3 दिन के बाद, जब आप समझें कि आपकी जमीन पाँव बर्दाश्त कर सकती है, तो
1 बैग यूरिया, आधा भी डाल सकते हैं, इसके साथ में 2 से 6 किलो सल्फर, मतलब जमीन की नोयत के एतबार से 2 किलो भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 6 किलो भी कर सकते हैं, सल्फर मिला के आपने छटा करवा देना है। उससे क्या होगा कि एक्सेस मॉइस्चराइज, जो एक्स्ट्रा नमी है वो जल्दी जाया होगी, आपकी जमीन जल्दी वत्तर की तरफ आएगी, हवा का वायलेशन उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो पौधे अब तक अपनी फूड स्टोरेज को यूज कर रहे हैं वो खत्म होने पे है, तो और वो पीले पड़ना शुरू हो गए, तो जैसे ही जमीन वत्तर में आएगी, ऑक्सीजन का गुजर जल्दी होगा, तो नीचे की न्यूट्रिशन मिलना शुरू होगी और पत्ते जो हैं वो पीलेपन से हटना शुरू हो जाएंगे और फसल बढ़ोतरी की तरफ आ जाएगी। तो ये आपने काम करना है। टोटल खाद तो ये है कि आप नाइट्रोफास का बैग डाल रहे हैं, आधा यूरिया का डाल रहे हैं, सल्फर डाल रहे हैं, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स डाल रहे हैं। लेकिन तरीका ये रखना है कि नाइट्रोफास और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स को पानी के साथ दें, यूरिया और सल्फर को 2-3 दिन के वक्फे से बाद में छटा करें। यह तरीका आपने इस्तेमाल करना है यहां पे। अब आगे पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे आप चाहें तो कैनगुआरा यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कंप्लीट होगी हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर कमी कुताई है तो वो पूरी हो जाए। या आप आधा बैग यूरिया का सिर्फ इस्तेमाल करके पानी लगाएं और यहां पे कुछ नहीं डालना। उसके बाद बूटिंग स्टेज आएगी। बूटिंग स्टेज पे आपने कोशिश करनी है कि पोटाश डालें, और पोटाश भी आपको पता है कि सल्फर वाली पोटाश भी होती है, नाइट्रोजन वाली पोटाश भी होती है जिसे नाइट्रो पोटाश कहते हैं, और माइक्रो पोटाश भी होते हैं जिसमें मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट्स होते हैं। कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो बूटिंग स्टेज है उसको अहम तरीन पॉइंट में शामिल किया है, जब जहाँ खादों की ज्यादा जरूरत है तो यहाँ पे माइक्रो पोटाश का इस्तेमाल करें। ऐसी पोटाश जिसमें किसी हद तक नाइट्रोजन फास्फोरस भी पाई जाए, ज्यादा क्वांटिटी पोटाश की पाई जाए, इसके साथ में तमाम माइक्रो न्यूट्रेंट्स मौजूद हों, सल्फर भी, मैग्नीशियम भी, मैग्नीज भी, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरान, वो तमाम एलिमेंट जिसकी एक पौधे को जरूरत है, यहाँ पे ठोस एक खुराक आपने देनी है ताकि हमारे पौधे यहाँ पे अच्छे से स्टेबल रहें। यहाँ पे आपकी खादें कंप्लीट होती हैं। अब जो फॉलियर प्लान है, आपने फर्स्ट एरिगेशन के बाद जब जड़ी बूटी के लिए स्प्रे करना होता है, बस उसके साथ ही आगे पीछे रख के एक फर्टिलाइजर प्लान करना है फॉलियर का, स्प्रे का। लेकिन जड़ी बूटी के साथ नहीं मिलाना, जड़ी बूटी के स्प्रे के साथ कुछ नहीं मिलाया जा सकता। दूसरा प्लान आपने दूसरे पानी पे जब खाद दिया उसके फौरी बाद करना है, और तीसरा बूटिंग स्टेज पे करना है। ठीक है, पहले प्लान में जो स्प्रे का है उसमें आप बायो एंड बायो, ये एक बायो प्रोडक्ट है, कुछ एमाइनो एसिड्स और पीजीआर होते हैं इसमें, और नाइट्रोजन को होल्डिंग पे रखने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, और इसके साथ 2 किलो यूरिया मिला के आप स्प्रे करेंगे, और साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। इन प्रोडक्ट्स की तफसील के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मिल सकते हैं, और इनको आप फर्स्ट एरिगेशन के बाद स्प्रे करवाएं, दूसरा आप सेकंड एरिगेशन के बाद स्प्रे करवाएं, सेम एप्लीकेशन यही करनी है। गोब की हालत तक आप हैरान होंगे इतनी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इन स्प्रे का जो असर है वो मैं आपको अपना जाती मुशाहिदा बता रहा हूं। आप इनमें से भी खादें आदि कर दें, लेकिन खाली स्प्रे आप ये दे दें, आपकी फसल की ग्रोथ इतनी अच्छी होती है कि आप हैरान रह जाते हैं, कलर के एतबार से, हाइट के एतबार से, विड्थ के एतबार से, शगुफा साजी के एतबार से, हर तरीके से आपकी फसल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो ये 2 स्प्रे बहुत ज़रूरी हैं। बूटिंग स्टेज पे जो स्प्रे करना है उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छा प्लान तैयार करें, क्योंकि वहाँ पे स्प्रे की नोयत तब्दील करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।